1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो नरसिम्हा राव के दौर में बना था, इसका जिक्र करने का मतलब क्या है? ये क्यों बना था और इसकी कट लाइन क्या है? और जी क्यों ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है? और किस लिए बनाया गया, किन हालातों में बनाया गया? इस पे आप जरा-सा जी देश को बताएं। जी देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 मुझे लगता है इस देश की इंडिपेंडेंट इंडिया में वो ऐसा काला कानून है जो इस देश के समाज के, इस देश के लोगों की आवाज घोटने का काम करता है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इस एक्ट का अगर कोई भी अध्ययन करेगा सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 का, तो वो ये कहता है कि जो 15 अगस्त 1947 को किसी भी रिलीजियस कैरेक्टर की, किसी भी रिलीजियस प्लेस की स्थिति थी वो वैसे ही रहेगी। और अगर उसको चेंज करने के लिए कोई केस दायर हुआ है तो वो केस निरस्त हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, बाय ऑपरेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई संपत्ति मंदिर की थी 15 अगस्त 1947 से पहले, जिसको तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया है, और मैंने उसके लिए अगर कोई दीवानी दावा दायर किया है तो वो दीवानी दावा नहीं चलेगा, खत्म हो जाएगा वो। और 15 अगस्त 1947 के बाद अगर कोई संपत्ति वैसी थी और उसके लिए मैं दीवानी दावा दायर करता हूं तो वो भी नहीं चलेगा। तो सवाल यह है, जो इस देश का रक्त रंजित इतिहास है, 10,000 मंदिरें तोड़ी गई, 3,000 मंदिरें तोड़ी गई, मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। अगर जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है और उसको रेक्टिफाई करने के लिए जब सोमनाथ मंदिर रेस्टोर हो सकता है, राम जन्मभूमि रेस्टोर हो सकता है, तो बाकी मंदिरें क्यों नहीं रेस्टोर हो सकती है? और उनके लिए लोग अपनी लीगल आवाज कोर्ट में नहीं उठा सकते? आप देखिए इस बात को, ये कितनी बड़ी बात है कि आपने कह दिया कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, अपनी लीगल आवाज उठाने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। मध्य प्रदेश में भोजशाला है, जौनपुर में अटाला मस्जिद है, लखनऊ में लखनपुरी भगवान लक्ष्मण की मंदिर है। ऐसी कितनी मंदिरें हैं जिसको 15 अगस्त 1947 से पहले तोड़ के मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया। और हम चाहें कि हम सड़कों पे ना उतरे, हम चाहें हम आंदोलन ना करें, ये बात कोर्ट में करें अपने लॉयर के थ्रू, तो आप नहीं कर सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 इसको पार करता है और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया है। और चैलेंज क्यों किया है? अब दो बातें हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहली बात तो यहाँ अप्लाई नहीं करता, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि हम 12 अक्टूबर 1968 के समझौते की निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। अब अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मान भी ले, फॉर एग्जाम्पल ओवैसी साहब और जितने मुस्लिम लीडरान ने उनका आर्गुमेंट मान भी लें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो मेरा कहना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है, क्योंकि आप हमें तो कोई राइट देते नहीं है कि हम अपने मंदिर के लिए, अपने देवता के लिए, जिसको गलत ढंग से कन्वर्ट करके उसका रिलीजियस कैरेक्टर कन्वर्ट कर दिया गया, उसके लिए हम कोर्ट में जा सकें, केस दायर कर सकें। ये अधिकार हमको नहीं है। और उसके अलहदा, उसके ऑपोजिट वक्फ एक्ट 1995 में आपको सारे अधिकार दिए हुए हैं, और इसीलिए वक्फ एक्ट 1995 जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, वक्फ एक्ट 1995 में आपको सारे अधिकार हैं। और सेक्शन 40 में आप किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सोसाइटी की संपत्ति, इंक्लूडिंग ट्रस्ट की संपत्ति। और आपको जान के आप शौक होंगे, ताजमहल को वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्ति घोषित कर चुका है और उसके अगेंस्ट एएसआई इस समय अपील में गई हुई, सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। तो आप चाहे किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर दें और उसके लिए एक लिटिगेशन रहे, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस रहेगा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके लिए बने हुए हैं, और हम दावा तक नहीं दायर कर सकते हैं। ये इस देश के पार्लियामेंट का सबसे बड़ा लीगल स्कैम है। ये बात मैं एज लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आपके सामने कहना चाहता हूं, एज सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कहना चाहता हूं। कोई सीएनआरसी की तरह नहीं उतरा सड़कों पे, कोई दंगे नहीं हुए, कोई ब्लडशेड नहीं हुआ। आज एक सीएनआरसी का कानून आ गया, इन लोगों ने पूरा देश और सबको शाहीन बाग बना दिया, सबको सर पे बवाल मचा दिया। और यहाँ पे दो एक्ट जो हम लोग की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं, हम लोग की आवाज को दबाते हैं, उसके लिए आप आवाज तक नहीं उठा सकते हैं। ऐसा कानून बना है और हम सब चुप हैं, और जो अगर उसके लिए आवाज उठाता है तो वो कम्युनल हो जाता है।
तो अगर ऐसी बात है तो मैं हूं कम्युनल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कम्युनल कहलाने में या जो भी टैग कहलाने में। अब सवाल क्या है, हम सबके सामने सवाल ये है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कैसे गलत है, और वफ एक्ट 1995 कैसे गलत है। और कांग्रेस गवर्नमेंट ने, नरसिम्हा राव सरकार ने, ये 4 साल के स्पैन में आप देखिए कैसे ये काले कानून बनाए हैं। और ये आज मैं आपके सामने उजागर करना चाहता हूँ, वफ एक्ट के कुछ प्रोविजन आपके सामने लाना चाहता हूँ, और उसका प्लीज उसको जरा आप देखिए और उसको अध्ययन करिएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे ये लैंड जिहाद से भी बड़ा ये पार्लियामेंट जिहाद है। इस देश की संसद ने ऐसा कानून पास कैसे किया है, जब मैं आपको प्रोविजन बताऊंगा आप देख के शॉक हो जाएंगे। अब वफ एक्ट 1995 की कुछ हिस्ट्री है। सबसे पहले वफ एक्ट आया था, वफ एक्ट 1923। इसमें वफ बोर्ड को कोई भी स्पेशल पावर नहीं दी हुई थी। वफ एक्ट 1923, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें भी कोई इसमें आपत्ति नहीं है। इसके बाद भारत की सरकार ने सबसे पहला वफ एक्ट पास किया जिसे कहते हैं वफ एक्ट 1954, और इसको आप अगर कंपेयर करेंगे वफ एक्ट 1923 से तो ये टोटल रिवर्स है, इसमें इनको काफी पावर्स दे दी गई। इसका अमेंडमेंट हुआ 1984 में, राजीव गांधी की सरकार में इनकी पावर्स बढ़ाई गई। 1995 में नया वफ एक्ट लाया गया जिसमें बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई, और 2013 में श्रीमान मनमोहन सिंह की सरकार ने इसमें बहुत अमूल चूल परिवर्तन किए और ऐसी पावर्स दे दी, जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 40 में किसी भी संपत्ति को वफ संपत्ति घोषित किया जा सकता। अब वफ एक्ट का अगर अध्ययन किया जाए तो कुछ प्रोविजंस आपको बताता हूं और आप जान के इसको शॉक हो जाएंगे। सबसे पहला प्रोविजन सेक्शन 4, 5, 6 और 7 वफ एक्ट 1995 का। अब इसमें यह प्रावधान है कि जो भी संपत्ति वफ संपत्ति है उसका गवर्नमेंट, राज्य सरकार सर्वे करेगी, और उस सर्वे का खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी। इस बात को जरा गौर करिए, जो भी संपत्ति वफ संपत्ति है उसका सर्वे राज्य सरकार करेगी। वफ बोर्ड उनको बताएगा कि भैया ये हमारी लिस्ट है संपत्ति की, आप सर्वे करिए, और उसका सर्वे राज्य सरकार करेगी अपने सर्वे कमिश्नर द्वारा। उसके कोई मापदंड, कोई पैमाने, कुछ तय नहीं है। वो किसी भी संपत्ति को इंक्लूड कर सकते हैं सर्वे में, कोई नोटिस, कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रक्रिया नहीं है। और जब वो संपत्ति सर्वे कमिश्नर उसका सर्वे कर लेगा, उसका खर्चा राज्य सरकार वहन करेगी, और वो उसके बाद वफ बोर्ड को नोटिफाई करेगी कि साहब हमने सर्वे कर लिया आपके आदेश को अनुपालन में, तो वफ बोर्ड उसको वफ संपत्ति घोषित करेगा। और उसके बाद अगर कोई आदमी उससे एग्रीव्ड है, उससे उसको दुख है, तो वो वफ ट्राइब्यूनल में जाएगा उसके लिए केस दायर करने। और वफ ट्राइब्यूनल में कौन बैठे हैं साहब? वफ ट्राइब्यूनल का कॉम्पोजिशन क्या है? वफ ट्राइब्यूनल में एक जुडिशियल मेंबर होगा, एक राज्य का एग्जीक्यूटिव मेंबर होगा जो ब्यूरोक्रेट होगा, और तीसरा एक आदमी एक मुस्लिम लॉ का स्कॉलर होगा। एक्चुअली जब वफ एक्ट की कल्पना की गई थी पहले, तो ये मुस्लिम्स के इंटरसी डिस्प्यूट के लिए था कि अगर कोई आदमी वफ लॉ का मुल्ला का वफ लॉ सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऑथोराइज वफ लॉ है, और उसमें यह है कि अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति जो उसने अपने लाइफ टाइम में अचीव की है, कमाई है, अगर वो चाहे उसको अल्लाह को डेडिकेट करना, डोनेट करना, तो वो उसको डोनेट कर सकता है। और उसके मैनेजमेंट के लिए वफ एक्ट बना था। पर राजनीतिक दलों ने इसका जो विकृत रूप और इसका जो पोल्यूटेड रूप दिया है वो आज हम लोग के सामने वफ एक्ट 1995 विद 2013 अमेंडमेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 4, 5, 6, 7 में सर्वे कमिश्नर बैठेगा, इसका सर्वे करेगा, उसका सारा एक्सपेंडिचर राज्य सरकार वहन करेगी, और उसका एक्सपेंडिचर राज्य सरकार वहन करने के बाद वफ बोर्ड को देगी। अगर किसी आदमी को कोई दुख है, दर्द है, तो वो जाके वफ ट्राइब्यूनल के सामने लड़ाई लड़े, और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़े। अब इसमें एक बदमाशी की गई, सेक्शन 6 में एक बदमाशी की गई। 1995 के एक्ट में पहले था वर्ड पर्सन इंटरेस्टेड, मतलब अगर सर्वे कमिश्नर सर्वे करेगा और जो मुसलमान या जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको लगेगा कि नहीं हमारी संपत्ति गलत तरीके से ऐड हो गई, या हमारी संपत्ति यहाँ नहीं यहाँ ऐड होनी चाहिए थी, तो वो उसको
चुनौती दे सकता है वक्फ ट्राइब्यूनल में, उन्हीं के लिए बना हुआ था, इसलिए वर्ड यूज था सेक्शन 6 में, पर्सन इंटरेस्टेड। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने बदमाशी करके इसको अमेंड करके लिख दिया पर्सन एग्रीव्ड। मतलब अगर सर्वे कमिश्नर, अगर मेरी संपत्ति इंक्लूड कर ली गई तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। प्लीज मार्क दिस डिस्टिंक्शन, ये बड़ा महीन डिस्टिंक्शन है। अगर मेरी संपत्ति इंक्लूड कर ली गई तो आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। तो इसीलिए मैं भी जाऊं, पहले मैं नहीं चाहता था, पहले मेरे को जाने की जरूरत नहीं थी, पर अब जाने की जरूरत है, बिकॉज आई एम अ पर्सन एग्रीव्ड। आपकी अगर संपत्ति वक्फ संपत्ति इंक्लूड हो जाएगी सर्वे कमिश्नर द्वारा, जो सर्वे अब हर 10 सालों में होगा, आपको कोई दिक्कत है आप जाइए वक्फ ट्राइब्यूनल में लड़ाई लड़िए, उसके बाद हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाइए। अब आगे देखिए साहब, सेक्शन 8, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वे की कॉस्ट वही लोग बियर करेंगे। सेक्शन 28 और 29, वक्फ बोर्ड का जो ऑर्डर होगा वो डीएम और राज्य सरकार की सारी मशीनरी कैरी आउट करेंगे। दे आर सुपर बॉसेस। और वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन मैं आपको सामने बताना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड में कौन कौन होगा, ये भी प्लीज जरा नोट कर लें। वक्फ बोर्ड में एक चेयरपर्सन होगा, इलेक्टोरल कॉलेज होगा, इसमें इलेक्टोरल कॉलेज में 2 मेंबर्स होंगे जो चुने जाएंगे एक मुस्लिम एमपी द्वारा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वक्फ एक्ट 1995 में लिखा है। मुस्लिम एमपी द्वारा, मुस्लिम एमएलए द्वारा, बार काउंसिल के जो मेंबर्स है जो मुस्लिम होंगे, मुतवल्ली द्वारा, एक मुस्लिम टाउन प्लानिंग का मेंबर होगा, एक मुस्लिम स्कॉलर होगा, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा स्टेट गवर्नमेंट का, जॉइंट सेक्रेटरी रैंक का आदमी। ये सब वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होंगे। अब ये राज्य सरकार को डायरेक्ट करेंगे सेक्शन 28 और 29 में कि भाई ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं है, आप हमारे इस ऑर्डर को कैरी आउट करिए। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को उनके ऑर्डर को कंप्लाई करना ये उनकी ड्यूटी है। ये देखिए सेक्शन 28 पढ़ रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डिसीजंस ऑफ द बोर्ड। जो बोर्ड निर्णय लेगा उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रिस्पॉन्सिबल होगा। क्या ऐसा पैरेलल अधिकार किसी मठाधीश को, किसी ट्रस्ट को, किसी पुजारी को, किसी पंडित को दिया हुआ है? मैं सवाल पूछना चाहता हूं इस देश की पार्लियामेंट से। अब इसके बाद सेक्शन 28 और 29 के बाद सेक्शन 36 पे आ जाइए। सेक्शन 36 और 40 जैसा कि मैंने आपको बताया, इस पूरे एक्ट का सबसे ज्यादा ड्रैकोनियन प्रोविजन है, जिसमें आप किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी और ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी लिखा है सेक्शन 40 में, इंक्लूडिंग ट्रस्ट और सोसाइटी की प्रॉपर्टी आप वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको उसकी लड़ाई लड़नी है तो आप वक्फ ट्राइब्यूनल में उस ऑर्डर को चुनौती दीजिए और उसको लड़िए। अब इसमें एक और महीन बात है, इसमें एक और बदमाशी है। बदमाशी ये है कि सेक्शन 40 सब क्लॉज 1 में अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति किसी इंडिविजुअल की अगर वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति घोषित किया जाता है तो उसको उस ऑर्डर का कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं। मतलब अगर मेरी कोई इंडिविजुअल जमीन है गांव में और वो वक्फ संपत्ति घोषित हो जाती तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, उसकी ऑर्डर की कॉपी देने का कोई प्रोविजन नहीं। और जो मियाद है जिसके अगेंस्ट आपको जनरली 3 साल की मियाद होती है, 3 साल की मियाद होती है, और 3 साल के अंदर अगर आपने ऑर्डर नहीं चैलेंज किया तो ऑर्डर फाइनल हो गया। तो ऐसे करके वक्फ बोर्ड ने रेलवे और डिफेंस के बाद इस समय 3rd नंबर पे प्रॉपर्टी वक्फ की है। दे आर द 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी इन द कंट्री। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, विष्णु शंकर जैन के आंकड़े नहीं है, ये आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एसोसिएशन ऑफ आंध्र प्रदेश सैफा नजीम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 सुप्रीम कोर्ट पेज 686 में लिखा हुआ है। ये उनके आंकड़े हैं, ये हाई कोर्ट के आंकड़े हैं साहब, कि इस समय 3 लाख वक्फ संपत्ति हैं, 4 लाख एकड़ जो लैंड है वो वक्फ की है। रेलवे और डिफेंस के बाद ये तीसरे नंबर पे आते हैं। और सुनिए, एक वो बना हुआ है वक्फ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया, जिसमें सारे आंकड़े दिए हुए हैं, वेबसाइट पे हैं।
इसमें 6,59,877 प्रॉपर्टी आज तक वक्फ संपत्ति घोषित की जा चुकी है, और ये मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में है। अब ये आपने देखा सेक्शन 40 तक मैंने आपको बताया। सेक्शन 9 में एक वक्फ काउंसिल बना हुआ है, जिसके लिए एक मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा, जो सरकार को एडवाइस करेगा उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अरे साहब, हमारे लिए तो ऐसा कुछ नहीं है, मंदिर मठ की संपत्ति के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं। उल्टा अगर हमारी संपत्ति लूट भी जाए तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की वजह से हम केस भी नहीं दायर कर सकते। और उधर सारी संपत्तियों के मैनेजमेंट के लिए उनके लिए स्पेशल मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो उनकी संपत्ति के लिए सरकार को एडवाइस करेंगे। उनके लिए वक्फ बोर्ड बैठा हुआ है, उनके लिए वक्फ ट्राइब्यूनल बैठा हुआ है, उनके लिए डीएम एसएसपी सारे सरकारी तंत्र बैठे हुए हैं जो उनके ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करेंगे। ये व्यवस्था एक्ट में है, ये पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया और आज भी ये एक्ट इन ऑपरेशन है और उसका पूरी तरह से उपयोग किया जा रहा है। अब आगे देखिए, ये तो शरिया से ज्यादा खतरनाक है। शरिया से ज्यादा खतरनाक कानून है, बिल्कुल सही कहा आपने। और हम जो ये कहते हैं ना कि क्या अक़लियती जमात इस देश में सेकंड ग्रेड सिटीजन हो गए, तो सेकंड ग्रेड सिटीजन तो आपने हमें बना दिया कि आप हमारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर देंगे। आपको लगेगा कोई मंदिर की संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी आप घोषित कर देंगे, हम आके आपके सामने लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और अगर हमारी संपत्ति ऑन दी अदर हैंड अगर कन्वर्ट कर दी गई है, तोड़ दी गई है, तो आप आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, चू तक नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में केस भी नहीं दायर कर सकते। ये इस देश का काला कानून है। और क्यों आज तक कोई एमपी, कोई एमएलए, कोई राजनीतिक दल इसमें चुप्पी साधे हुए है, ये एक सबसे बड़ी शॉकिंग बात है। और मुझे लगता है कभी हमारे नॉलेजेबल पुष्पेन जी जाएंगे तो शायद ये सवाल हम लोग की आवाज बनके इस देश के संसद में, इस देश के लीडरानों से पूछेंगे कि साहब बताइए कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। अब आगे देखिए, सेक्शन 52 और 54 वक्फ एक्ट का, जो संपत्ति में वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी। अब आप देखिए कैसे, मतलब आप शॉक हो जाएंगे। जो संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो जाएगी उसमें जो लोग बैठे हैं उनको इंक्रोचर माना जाएगा, और वह बोर्ड ऑर्डर करेगा कलेक्टर को कि उनको हटाया जाए, एंड कलेक्टर इज बाउंड टू कैरी आउट देयर ऑर्डर। सेक्शन 52 और 54 वक्फ एक्ट 1995। मतलब आज मेरी संपत्ति कृष्ण जन्मभूमि के केस में वहां पे इस समय एक अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, उसको हटाने के लिए मुझे दीवानी दावा दायर करना पड़ेगा, मुझे एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पर वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे आपको कोई सूट नहीं दायर करना है, आपको कोई केस नहीं फाइल करना है। आप ऑर्डर करिए साहब डीएम एसएसपी को, वो हटाएंगे तुरंत। दे हैव टू कंप्लाई विद योर ऑर्डर दैट इज रिटन अंडर सेक्शन 52 एंड 54 ऑफ द एक्ट। उनको कोई केस दायर करने की जरूरत ही नहीं। इसके बाद वक्फ ट्राइब्यूनल, जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 83 में बना हुआ है। सेक्शन 85 में अगर कोई मामला वक्फ से संबंधित है तो दीवानी दावा दायर नहीं हो सकता है, सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बार्ड है। मतलब अगर आपकी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है तो आप सिविल कोर्ट नहीं जा सकते, नो, आपको वक्फ ट्राइब्यूनल में जाना पड़ेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल में कौन है, मैंने आपको बताया, जुडिशियल मेंबर राज्य सरकार का, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर और एक मुस्लिम लॉ का स्कॉलर, जिसमें एक पॉलिटिकल, ये इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगा क्योंकि आपने एक ब्यूरोक्रेट को बैठाया हुआ है जो राज्य सरकार के डिक्टेट्स पे काम करेगा, और आपने एक मुस्लिम लॉ के स्कॉलर को बैठाया हुआ है। तो 2:1 की मेजोरिटी हो जाएगी। जुडिशियल मेंबर उसमें क्या करेगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 85 में कोई सिविल कोर्ट में नहीं जा सकता। सेक्शन 89 में आप बोर्ड को नोटिस देने का कोई प्रोविजन नहीं। आप देखिए कैसे, मतलब इस देश के कानून के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया है। मतलब अगर आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई केस दायर कर रहे हैं, कोई संपत्ति अगर आप वक्फ संपत्ति घोषित हो गई है या आपको लगता है कि ये संपत्ति वक्फ संपत्ति है और आप केस दायर करना चाहते हैं, तो आपको पहले बोर्ड को 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। जस्ट लाइक गवर्नमेंट,
जो सेक्शन 80 सीपीसी में व्यवस्था है, सेक्शन 89 में भी वैसी व्यवस्था बनाई गई है कि वक्फ के खिलाफ अगर आप कोई केस दायर भी करना चाहते हैं दीवानी अदालत में, जिसमें वक्फ का रोल है कि नहीं, तो फर्स्ट आपको पहले वक्फ बोर्ड को नोटिस देनी है। मंदिर मठ के लिए ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं, और कृष्ण जन्मभूमि के केस में हमने वक्फ बोर्ड को नोटिस देके केस दायर किया था। तो ये इस देश का कानून है, ये इस देश का कानून है। इसके बाद सेक्शन 101, आप जान के शॉक हो जाएंगे, सेक्शन 101 इनको पब्लिक सर्वेंट माना जाता है सर। जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ डीड के मेंबर्स हैं, वो सब पब्लिक सर्वेंट हैं, और उनको अगर आपने छू भी लिया तो इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। आईपीसी में सेक्शन 21 में इनको पब्लिक सर्वेंट माना गया। क्या किसी पुजारी को, किसी मठाधीश को, किसी शंकराचार्य को, किसी पंडित को, किसी पुरोहित को पब्लिक सर्वेंट माना गया है किसी भी एक्ट के द्वारा? पर इन लोगों को, जो वक्फ बोर्ड के मेंबर्स हैं, जो मुतवल्ली हैं, जो वक्फ डीड के लोग हैं, उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दिया हुआ, सेक्शन 101 वक्फ एक्ट। इसके बाद सेक्शन 107 वक्फ एक्ट, सेक्शन 107 वक्फ एक्ट, वक्फ के लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं है। मतलब अगर हमसे सवाल पूछे जाते हैं ना कि साहब आप 50 साल बाद क्यों आ गए कृष्ण जन्मभूमि के लिए केस दायर करने, हमने तो बताया भी कि फ्रॉड अगर है तो आप कभी भी कोर्ट में केस दायर कर सकते हैं, क्योंकि फ्रॉड के लिए लिमिटेशन नहीं है। पर अगर लिमिटेशन होती तो हम केस दायर भी नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे अगर कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है तो नो लिमिटेशन, कभी भी केस भी दायर हो सकता है, कभी भी उसको वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है अंडर सेक्शन 107 ऑफ द वक्फ एक्ट। और राम जन्मभूमि के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक फाइंडिंग दी है जिसमें हिंदू डेटी को कहा है कि उनके ऊपर भी लिमिटेशन रन करती है। मतलब अगर कोई भगवान की संपत्ति है जहाँ पे शिबायत है, और अगर उसको गलत तरीके से उसका कुछ एलिनेशन हो गया है, तो उस केस में लिमिटेशन रन करती है, आपको विद इन द टाइम पीरियड कोर्ट में आना है। पर यहाँ पे आपके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है सेक्शन 107 वक्फ एक्ट में। इसके बाद तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पूरा वक्फ एक्ट का मैंने आपके सामने एक लॉन्ग एंड शॉर्ट खींच के दिया, जिसमें एक केंद्रीय मंत्री रहेंगे, वक्फ बोर्ड के लोग रहेंगे, वक्फ ट्राइब्यूनल के लोग रहेंगे, और ये सब देखेंगे कि वक्फ संपत्ति का कैसे मैनेजमेंट हो, कैसे वक्फ संपत्ति बढ़े। और मैंने वो आपके सामने आंकड़े रखे कि कैसे वक्फ संपत्ति इस समय इंडिया में 3rd लार्जेस्ट नंबर पे है, और कैसे ऑन दी अदर हैंड इसको अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से कंपेयर किया जाए तो हमें ऐसी कोई अधिकार नहीं है। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने सुप्रीम कोर्ट में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज कर रखा है। मेरे सामने रिट पिटिशन भी है। वक्फ एक्ट 1995 को मैंने चुनौती दे रखी है इसकी संवैधानिक वैलिडिटी को, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो ये इस देश का कानून है जो मैं आज माननीय पुष्पेंद्र जी के माध्यम से, उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने सारी बातें रख सकूं, तो ये मैंने आपके सामने आज लाया हूं। और सेक्शन 3 वक्फ एक्ट में भी ऐसा प्रोविजन है जो संपत्ति, पहले तो ये था कि अगर आपकी संपत्ति है और आप उसको अल्लाह को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप उसको कर सकते हैं। मुल्ला का इसमें लॉ है बड़ा क्लियर कि आप अपनी खुद की संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं। अब सेक्शन 3R ऑफ वक्फ एक्ट में उसकी डेफिनेशन को भी बदल दिया है। तो ये सारी चीजें एक सिस्टमैटिक सोच के तहत, एक सिस्टमैटिक अप्रोच के तहत इस देश की पार्लियामेंट ने पास की है, और इस देश के लोग, इस देश के नागरिक चुप बैठे रहे। 2013 में मनमोहन सिंह सरकार ने इस एक्ट का परव्यू इतना बढ़ा दिया, किसी ने चू तक नहीं की, कोई प्रदर्शन, कोई विरोध तक नहीं हुआ। और कैसे ये सुपर बॉसेस बन के काम करेंगे, और ऐसे अधिकार मंदिर, मठ, पुरोहित, पुजारी, ट्रस्ट को क्यों नहीं है, ये सवाल पूछना चाहिए। सारे पार्लियामेंटेरियन से सवाल पूछना चाहिए, हम सबको सवाल पूछना चाहिए कि साहब सेकंड ग्रेड सिटीजन तो हमें बना दिया आपने, हम अपने भगवान के लिए केस भी नहीं फाइल कर सकते हैं, कोर्ट में जा भी नहीं सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड
आपने सारी पावर्स दी हुई हैं उनको। नहीं तो आज ताजमहल को भी ये विष्णु भाई, ये जब एक्ट बना तो इसको चैलेंज क्यों नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर? सर, अब मैं तो वकालत में 2010 में आया और अभी तक लोगों में एक धारणा ये बनी रही कि वक्फ उनकी अपनी इंटरनल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए है, जैसा 1923 में बना था। और मैंने आपको इसीलिए 1923 का जिक्र किया कि उस एक्ट में जो प्रोविजंस थे वो उनकी इंटरनल प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए थे। उसमें किसी मिनिस्टर का, किसी एसपी डीएम का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था, उनको कोई ऐसे स्पेशल अधिकार नहीं थे। आज ट्रस्ट एक्ट भी बना हुआ है, कोई सोसाइटीज एक्ट भी बना हुआ है। अगर हम चाहें कोई प्रॉपर्टी सोसाइटी के थ्रू मैनेज करना, ट्रस्ट के थ्रू मैनेज करना, तो हम उसमें कर सकते। तो उसी तरह का एक्ट था, पर कैसे सिस्टमैटिकली इसको अमेंडमेंट करके उनको ये पावर्स दी गई और कैसे सिस्टमैटिकली प्रॉपर्टीज बढ़ी हैं, ये बात, ये कॉन्स्पिरेसी, ये लीगल कॉन्स्पिरेसी आज मैं आपके सामने लाया हूं। और इसीलिए ये बात आज तक मुझे ऐसा लगता है, जो आपने सवाल पूछा, कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि लोगों को लगा कि इनके इंटरनल मैनेजमेंट के लिए है। पर जैसे ही सेक्शन 40, और मैं आपके माध्यम से सारे दर्शकों को कहना चाहता हूं, प्लीज मेरी नजर से और अपनी नंगी निगाहों से सेक्शन 40 ऑफ वक्फ एक्ट को पढ़ें और सवाल पूछें कि कैसे ये अधिकार दिया हुआ है इनको कि किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट लैंड, इंक्लूडिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग सोसाइटी। और उस ऑर्डर की कॉपी भी आप नहीं देंगे, उसको आप दबा के बैठे रहेंगे। अगर उसको चैलेंज करना होगा तो वक्फ ट्राइब्यूनल में चैलेंज करना होगा। पता कब चलेगा आदमी को कि वक्फ बोर्ड ने हमारी संपत्ति वक्फ संपत्ति घोषित कर दी है? क्या इसके नियम है, क्या इसके प्रावधान है? सर्वे कमिश्नर बैठेगा, क्या आर्टिकल 27 का वायलेशन नहीं है? राज्य सरकार का क्या दायित्व है कि वक्फ संपत्ति का सर्वे करे और उसको नोटिफाई करे? डीएम एसएसपी का क्या दायित्व है कि वक्फ बोर्ड के ऑर्डर्स को कंप्लाई करे? डीएम एसएसपी का क्या दायित्व है कि वक्फ बोर्ड के ऑर्डर के लिए इंक्रोचमेंट को हटाए? क्यों नहीं वक्फ बोर्ड सिविल कोर्ट जा सकता है? क्यों एक दूसरी अदालत बना दी गई? 2 अदालतें चल रही हैं, एक सिविल कोर्ट और एक वक्फ बोर्ड और उनका ट्राइब्यूनल। ये कहां का न्याय है? ये कौन सा कानून है? मैं ये सवाल अपने आप से पूछता हूं और सब चुप बैठे रहे। इस देश के बड़े बड़े पार्लियामेंटेरियंस, जिनको पार्लियामेंट जाने का तो शौक है, पर जब वहां पे बिल आया तो क्यों चुप बैठे रहे? सवाल ये पूछना चाहिए। हो सकता है मैं उम्र में छोटा हूं, तजुर्बे में छोटा हूं, पर मेरे सवाल वैलिड हैं और मैं चाहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं जो मैं कह रहा हूं वही सही है। इस पे एक विस्तृत डिबेट होनी चाहिए, राष्ट्रीय लेवल की डिबेट होनी चाहिए और सारे मीडिया हाउसेस को, सारे चैनल्स को पूछना चाहिए साहब कि जब ये एक्ट आया तो आपने पूछा क्यों नहीं? सवाल पूछे क्यों नहीं गए? 2013 में जब ये एक्ट आया तो क्यों चुप बैठे रहे? बड़े बड़े लीडरान थे, बड़े बड़े वकील थे जो सवाल पूछ सकते थे कि आपने क्यों उनको पब्लिक सर्वेंट का दर्जा दे दिया? ये डिस्क्रिमिनेटरी है। एक सीए एनआरसी आ गया तो उसको तो पूरे देश ने एग्जामिन कर लिया, 150 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई। पूरे देश को आपने हिंसा के माहौल में झोंक दिया और ऐसे कानून आते हैं और हम सवाल पूछें तो हम गलत हैं, हम कम्युनल हैं। तो ये बातें इसलिए मैं आपके सामने आज लाया क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और भी जितनी मंदिरें हैं, वो चाहे वो काशी का केस हो, काशी का केस 20 साल तक इस मामले में आज चल रहा है कि वहां पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट अप्लाई करता है कि नहीं करता है। तो न्याय कहां मिल रहा है हमें? न्याय कहां मिल रहा है? सवाल ये है।